जून में सिंधिया का दूसरा दौरा, ग्वालियर चंबल में भी समीकरण बदला। बीजेपी में सिंधिया सबको साधने में जुटे, फिर पोस्टर में तोमर क्यों छूटे? 15 दिन में सर दूसरा दौरा। तो मैं तो दूसरा दौरा मतलब दूसरा दौरा भोपाल का नहीं है। मैं करीब 11 जिलों का दौरा ख़त्म करके आ रहा हूँ। पहले दौरे में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, भोपाल का मेरा दौरा रहा। अभी मेरा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा करके मैं अब भोपाल पहुँचा हूँ। मेरा निरंतर दौरा होता है। क्या आप बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे तो क्या राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं निगम मंडलों में? नहीं, हम लोगों की चर्चा राजनीतिक चर्चाएं हैं कि कैसे पार्टी को मजबूत करें, किस आधार पर आगे अभियान हम लोगों को चलाना है। हर चीज़ को आप पद और कुर्सी के साथ मत जोड़ो, पार्टी के संगठन को हमें बढ़ाना है। इस वक्त मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा और उनकी बीजेपी नेताओं से मेल मुलाकात चर्चा में है, तो वहीं इन सब के बीच ग्वालियर में इस पोस्टर पर भी बहस गरमाने लगी है। जरा गौर से देखिए इस पोस्टर को। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के कद्दावर नेता वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें गायब हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं लेकिन तोमर नहीं है। ये पोस्टर फूलबाग, शिंदे की छावनी और महल के इर्द गिर्द लगाए गए हैं। इस बात से निकल के ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय किस स्थिति में गुटबाजी हावी है और गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में जो लकीर खींचने वाली है, इसके परिणाम अभी आपको देखने को समय कुछ दिनों बाद मिलेंगे। ये पहली बात तो ये पार्टी की ओर से लगाए हुए बैनर होर्डिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर महानगर की ओर से जो भी बैनर पोस्टर लगेगा उसमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं। या तो उसका डिज़ाइन हमको प्रदेश से मिलता है तो हम लगाते हैं, और या फिर हम यहाँ पर जो है उसका डिज़ाइन करके हम प्रदेश से अप्रूव कराते हैं तब लगाते हैं। चलिए एक बार ये मान भी लेते हैं कि पोस्टर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार सिंधिया के दौरे में डिनर ग्वालियर चंबल के ही कद्दावर नेता मंत्री अरविंद भदौरिया के यहाँ होने का क्या मतलब है? अरविंद भदौरिया को सीएम शिवराज का नजदीकी भी माना जाता है। इतना ही नहीं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को गिराने में उनका रोल अहम था। कई चीजें जो आपस में जुड़ती दिख रही हैं, उनमें ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर का होना है, यहीं से सिंधिया है और यहीं से अरविंद भदौरिया भी है। देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की जन्मभूमि भी मुरैना ही है। पूरे कोरोना काल में खुद को जनसेवक कहलाने वाले सिंधिया जी गायब रहे। यहां तक कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी हजारों मौतें ऑक्सीजन बेड अस्पताल के अभाव में हुई। पूरे प्रदेश में कई मौतें हुई, लेकिन सिंधिया जी दूर दूर तक नजर नहीं आए। अब जब वे मध्य प्रदेश जब आ रहे हैं, जब भाजपा कार्य समिति में अपने लोगों को, अपने समर्थकों को पद दिलाने की बारी आई है, कहीं ना कहीं भाजपा में जो मध्य प्रदेश में असंतोष चल रहा है, उस असंतोष का फायदा उठाने के लिए वो लगातार नेताओं के घर जा रहे हैं। देखो, कांग्रेस के पास काम क्या है? सवाल खड़े करना और बवाल खड़ा करना, क्योंकि न उनके पास कोई जगह बची है न कोई काम बचा है। इसलिए कौन कहाँ जगह तलाश रहा है वो यही कर सकते हैं। खुद के लिए तो कोई राजनीतिक जगह बची नहीं है। समाज में जो आज स्थिति है, कोविड संकट के दौरान कांग्रेस ने जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, उसके कारण से कोई कांग्रेस के लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करता। कांग्रेस हाथ आए किसी भी मौके को भुलाने से परहेज नहीं करती, लेकिन वो भी क्या करे जब बार बार सिंधिया का प्रदेश दौरा होने लगे। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बिना पोस्टर लगने लगे तो कयास तो लगेंगे ही, और ये कैबिनेट विस्तार की अटकलों को भी हवा देंगे। ये सिंधिया सियासत और समीकरण की ओर भी सोचने को मजबूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी में सिंधिया समीकरण। सिंधिया बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सियासत में ये लफ्ज़, ये शब्द लगातार गूंज रहा है किन्हीं किन्हीं कारणों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे सिंधिया, हो सकते हैं सिंधिया, मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया फिर अपने समर्थकों और अपने जो चहेते उनके साथी हैं उनको वेल प्लेस्ड करने के लिए, उनको अच्छा मकाम दिलाने के लिए फिर सक्रिय हुए हैं सिंधिया का कद बीजेपी में और बढ़ गया। तमाम तरह की बातें हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के लिए ये मौका थोड़ा सा इस मायने में चुभने वाला हो सकता है
कि वो कांग्रेस जो बीते 1 साल से ये तंज, ये व्यंग, ये कटाक्ष करने से नहीं चूक रही थी कभी कि सिंधिया जी हैं कहाँ, जिन वायदों को लेकर उन्हें लाया गया बीजेपी में वो कितने पूरे हुए, क्या वो केंद्रीय मंत्री बने, राज्यसभा तो चलिए ठीक है दे दिया गया, लेकिन क्या वो मंत्री बने। लेकिन अब उस कांग्रेस के लिए भी थोड़ा सा चुनौती तो है ये कि वो कैसे कहे कि सिंधिया जी के पास कुछ काम नहीं है। सिंधिया जी लगातार मिल रहे हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, और सबसे निरंतर वो बात कर रहे हैं। आज इसी पर एक बार फिर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज़ साहब, बहुत स्वागत करता हूं अब्बास साहब। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ग्वालियर से हमारे साथ, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और कमल माखीजानी हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं ग्वालियर के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हरे कुर्ते पर बीजेपी का ट्रेडिशनल दुपट्टा काफ़ी फब रहा है माखीजानी साहब, तो इसका मतलब है कुछ राजनीति में भी कुछ बदलाव होना चाहिए, फैशन डिज़ाइनर्स आने चाहिए, कुछ परिवर्तन घटना चाहिए। वही सफ़ेद कुर्ते पायजामे देख देख के कई बार मन ऊब जाता है। तो अच्छा लगा कि आपने जो है एक भिन्न ड्रेस को धारण किया है। शरद जी आपकी निगाह अच्छी है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लगा रहा हूँ कि राजनीति में लोगों की निगाहें डैश 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 डैश। जी चलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की तरफ मैं चलता हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश, मुझे बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं सिंधिया जी फिर चर्चा, फिर मुलाकात कर रहे हैं, एक लिफाफा लेकर बीजेपी कार्यालय में जा रहे हैं, तो क्या इसके मायने निकाले जाएं? मायने हालांकि कोई रहस्य नहीं है उसके पीछे, लेकिन फिर भी बिटवीन द लाइन्स एक पत्रकार, एक ज्योतिषी की तरह बहुत सारी चीज़ों को, राजनीतिक घटनाक्रमों को देखता है, समझता है और ज्योतिषी की तरह टिप्पणी भी करता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। फ़र्क इतना होता है कि ज्योतिष कुंडली देखता है, हम लोग राजनेताओं की गतिविधियां, हाव भाव और अंदर खाने की खबरों को छानकर अपना नतीजा निकालते हैं। जी बताइए। जी शरद जी, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा बीजेपी के बारे में बता के फिर सिंधिया जी की तरफ चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में एक लार्जेस्ट वर्कर्स एक्टिविस्ट वाली कार्यकर्ताओं वाली पार्टी मानी जाती है। इसके पीछे क्या है? उसका अपना डेकोरम, उसके वर्कर्स, लीडर्स, एक्टिविस्ट, इनके द्वारा उनको फॉलो करना, उस डेकोरम को फॉलो करना। अब रही बात, दूसरी बात जो आपने कहा कि सिंधिया जी का फ्रीक्वेंट दौरा मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके पीछे मैं थोड़ा सिंधिया जी का हिस्ट्री पर जाना चाहूंगा। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भले ही वो मध्य प्रदेश के टॉप 3 लीडर्स में थे, देश की राजनीति में वो गांधी फैमिली के बहुत क्लोज थे, लेकिन मध्य प्रदेश में वो सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग या थोड़ा सा मालवा रीजन पर उनको वो इन्फ्लुएंस रखते थे, पूरे प्रदेश में नहीं रखते थे। जिसके कारण 2018 का जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस समय, ये मैं इंटरनल बात कह रहा हूं, कि उस समय जो एमएलए कमलनाथ जी के साथ संख्या में ज्यादा गए, वो उतनी सिंधिया के साथ बहुत कम गए। वो चीज को वो अब ये यहां नहीं करना चाहते, इसलिए वो बार बार ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हर नेता से मिल रहे हैं, हर लीडर से मिल रहे हैं। दूसरी बात चीज कहूं कि आज जो पोस्टर वाली बात है, वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, जिस डेकोरम को पालन करते हुए पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है, ये डेकोरम उनके फॉलोअर्स के द्वारा अगर कहीं दिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ डेकोरम को तोड़ा है, तो कुछ ना कुछ पीछे से लग रहा है। पिछली बार डिबेट में मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में 2 बड़े लीडर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्वालियर क्या मध्य प्रदेश क्या, पूरे देश की राजनीति उनका टॉप 5 लीडर्स में गिनती आती है, और मध्य प्रदेश की वो शान है। मुझे कहना पड़ रहा है कि भाजपा के अंदर वो बड़े लीडर माने जाते हैं। अब चूंकि सिंधिया जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं और आप जानते हैं कि प्रदेश में उनका भी नाम रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग के अकेले लीडर रहे हैं, तो अब 2 लीडर के बीच में, उनके फॉलोअर्स के बीच में टकराहट आना या किसी को पोस्टर से हटाना, किसी को पोस्टर से ले जाना, ये गलत बात है। और आगे भविष्य में आपको देखने मिलेगा कि ये दोनों गुटों के बीच एक वैसी टकराहट पैदा होगी जो कांग्रेस में कभी दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के बीच में हुआ करती थी। तीसरा, अरविंद भदौरिया के यहाँ जाना। अरविंद भदौरिया जब ये गवर्नमेंट टॉपल हुई 2020 में, उस समय वो प्रमुख कड़ी थे। इसके साथ और जुड़े अरविंद भदौरिया संगठन में अच्छी अहमियत रखते हैं और वो छतरी नेता है, कहीं ना कहीं छतरी नेता को छतरी कांटी से। मुझे लगता है कि अभी सवाल की कई परतें हैं। एक परत तो ये है कि ग्वालियर चंबल में ही पहले सिंधिया जी की पहली राजनीतिक जंग जो है अपनी ही पार्टी में, जो बहुत स्वस्थ लड़ाई जिसको मैं कहूँगा,
ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और हर इंदौर में ताई और भाई ने लड़ी है ये लड़ाई, माफ़ कीजिएगा, ये लड़नी पड़ती है। इस लड़ाई को लड़ना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता। कोई नहीं मानता इसको। सुमित्रा महाजन जी ने कभी नहीं कहा कि कैलाश जी कोई चुनौती है, ना कैलाश जी ने कहा सुमित्रा जी चुनौती हैं, ना नरेंद्र सिंह जी कभी कहेंगे सिंधिया जी चुनौती है, ना सिंधिया जी कहेंगे चुनौती है। बड़ी गरिमा से आप सुनते रहेंगे, लेकिन ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रभात जी, नरेंद्र जी, नरोत्तम जी, अनूप मिश्रा जी, इन सब के बीच में छिप कर चलती रही है और जब तक ये संसार चराचर जगत है तब तक ये चलती रहेगी। कमल माखीजानी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका ग्वालियर चंबल अचानक से राजनीतिक सक्रियता का गढ़ बनता चला गया है। मध्य प्रदेश में जो सबसे पावरफुल लीडरशिप की बैटरी है इस समय वो ग्वालियर चंबल रीजन से आती है और सिंधिया जी के आने के बाद तो उसमें और रंग आ गया है और कलर आ गए, डायमेंशंस आ गया। क्या कहेंगे आप जी? सर देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं ग्वालियर चंबल संभाग की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और यही राजनीति कर रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़े नेताओं की एक बड़ी मल्लिका है, पूरी मालिका है और उनसे हमको इंस्पायरेशन मिलती है, चाहे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे माननीय जयवंत सिंह पवैया हों, चाहे माननीय सिंधिया जी हों। इतने सारे लीडर्स के बीच में काम करना मतलब उनसे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ इस विषय में। और किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कई बार जब मयान एक ही होती है तलवारें ज़्यादा हो जाती हैं तो चुनौतियां भी बनती हैं। हालांकि आपका पारंपरिक उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये विकल्प मैं आप ही पर छोड़ता हूं, क्या कहेंगे जी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है। ये जो गुट होते थे कांग्रेस में होते थे, वहां अलग अलग गिरोह होते थे। भारतीय जनता पार्टी तो परिवार भाव से काम करती है, परिवार की तरह। जैसे वो पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के घर पर गए थे, माननीय वी डी शर्मा जी के 2 बार जा चुके, ऐसे अब अरविंद भदौरिया जी के भी जा रहे हैं। तो विचारों का विनिमय और लगातार संवाद बने रहना ये राजनीति का स्वभाव है, स्थायी भाव है। वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। वो सब जगह जाके मिल रहे हैं, एक सौहार्द पैदा कर रहे हैं, एक संभाव पैदा कर रहे हैं। कमल जी, आप मानते हैं कि सिंधिया जी वैसे तो राष्ट्रीय फलक के बड़े नेता हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश के भी बीजेपी के पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने अंचल अंचल के सर्वस्पर्शी सर्वमान्य नेता हैं जी? कमल जी। निश्चित तौर पर मैं तो ये कहता हूं, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो माननीय सिंधिया जी की प्रतिभा का उपयोग न कर पाए। उनका उस समय उपयोग किया, उपयोग करके उनको फेंक दिया एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमको एक उदीयमान, एक तो चमकता हुआ सितारा हमको मिला है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वो ऐसे शामिल हुआ कि हमको लगता नहीं है कि सिंधिया जी हमारे परिवार के सदस्य नहीं थे। वैसे भी उनके संस्कार, चाहे माननीय माधवराव जी हो, वो जनसंघ में काम कर चुके, और उनकी दादी राजमाता जी वो तो जनसंघ के संस्थापकों से एक रही, भारतीय जनता पार्टी की पोषक रही। और भारतीय जनता पार्टी का जो विराट रूप आपको दिख रहा है उसमें सिंधिया परिवार का, राजमाता जी का बड़ा योगदान है। ये दबाव लेकिन आपने ले लिया ये कह के कि अनयूटिलाइज्ड रहे कांग्रेस में, तो अब आप पर ये दबाव है बीजेपी पर कि कितना उपयोग आप करते हैं सिंधिया जी का और कहां तक ले जाते हैं उनको। ये दबाव है ये माखीजानी साहब, ये आपके ऊपर। आप लगातार देख रहे हैं कि पार्टी इनको कितना महत्व दे रही है, जिस तरीके से वे घुल मिल रहे हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी उनको महत्व देते हैं, संगठन जैसा उनको महत्व दे रहा है, तो हम उनकी प्रतिभा का पूरा उपयोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, जिसमें जो योग्यता है उस योग्य को काम मिलना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए ताकि उसकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल देश के हित में हो सके, प्रदेश के हित में हो सके। जी चलिए हफीज साहब। देखिए शरद जी, हास्यास्पद भी होता है कभी कभी। ये वही ग्वालियर की ज़मीन थी जहां पर माखीजानी साहब के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक प्रभात झा जी ने क्या क्या कहा था प्रेस वार्ता करते, मुझे शायद दोहराना नहीं चाहिए, जिसके ऊपर आज ये प्रतिभा कह रहे हैं, इनके कुछ और बोल थे। खैर वो होता है राजनीति के अंदर, पहले कोई और कुछ होता है, जब अपने घर में आ जाता है तो स्वाभाविक है वो उसके सारे जो हैं जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर प्रभात झा जी भी एक कड़ी हैं,
सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर जी ही नहीं है, क्यों उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बहुत सारे कयासों की राजनीति गर्म हो रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनके घर का मामला है। अब सिंधिया जी इनके परिवार का हिस्सा है, आंतरिक मामला है, हम ज़्यादा टीका टिप्पणी इस पर कर नहीं सकते। लेकिन जनता का जो नुकसान होता है गुटबाजी के अंदर, वो दुखद होता है। ये कहते हैं कि आज कोई गुट नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं। हमारा जो गुट, हम पे जो आरोप लगता था गुटबाजी का, वो गुट तो इन्होंने अपने पास ला के रख लिया है। अब वहीं पर यही होता है, अभी भी कहा जाता है सिंधिया समर्थक और भारतीय जनता पार्टी, मतलब एक मूल कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक बीजेपी के जो नेता हैं उनके अलग बात। नरेंद्र सिंह तोमर जी कोई नई बात तो है नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी जनवरी के वक्त भी मामला हुआ था, एक जहरीली शराब कांड हुआ था, आप सबको याद होगा, मुरैना के अंदर, जब सिंधिया जी एक दिन पहले चले गए थे उनके क्षेत्र में, मुरैना जो लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, वहाँ पर बहुत सारी पीड़ितों से मिलकर और बहुत सारी बातें करके आ गए थे। उसमें देखने वाली बात ये थी कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके साथ नहीं था। सिंधिया समर्थक मंत्री जो कहलाते हैं, OPS भदौरिया जी हों, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हों, चाहे वो राजखेड़ा जी हों, कोई भी हो, ये सारे लोग थे। अगले ही दिन तोमर साहब का दौरा होता है, उसमें कोई सिंधिया समर्थक मंत्री नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनका आंतरिक विषय ज़रूर है, पर जब सत्ताधारी दल में गुटबाजी होती है तो उस गुटबाजी का सीधा असर जो पड़ता है वो जनता के ऊपर पड़ता है। जनता के ऊपर कैसे पड़ता है कि वो विकास कार्य बाधे होते हैं उसके ऊपर, कि भाई उसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ग्वालियर जैसी जगह के ऊपर, जहां नरेंद्र सिंह तोमर जी एक पूजनीय शख्सियत हैं और उनका एक बहुत लंबा कार्यकाल भी है, वहां पर भूमि है उनकी, उनके पोस्टर में से चेहरे को गायब कर देना ये दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी को खुद समझ में आता है कहीं ना कहीं अंतरकला बहुत बड़ी हुई है। और ये कोई एक ही जगह पे नहीं है। प्रभात झा जी का मैंने जिक्र किया, इससे पहले जो था पवैया साहब का और प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब का क्या मामला है सब जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था पवैया साहब ने कि जाइए रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पे, समाधि के ऊपर जाके कुछ फूल चढ़ा के आ जाइए। ये अभी की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा, हमें आपत्ति इस बात पे हो सकती है कि विकास कार्य बाधे होते हैं। गुटबाजी अगर सत्ताधारी दल में होती है तो उसका सीधा असर जनता पे पड़ता है। आज सड़कों पे उतरने वाले सिंधिया जी दफ्तरों के अंदर हैं, सड़कों पे उतर नहीं रहे, जहां पर आज मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा जो डिससेटिस्फैक्शन जो है जनता के बीच में कभी नहीं था। हर कोई वर्ग जो है वो आंदोलित है, चाहे आप जूडा की बात कर लें, जूनियर डॉक्टर्स की बात कर लें, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ की बात कर लें। मतलब ये हेल्थ सेक्टर के अंदर हो रहा है कि जिस तरह से दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं वो, जिस तरह से आंदोलित हैं आशा कार्यकर्ता। एक जिक्र उस पर भी कर दीजिए, OPS भदौरिया जी का जो बयान था भारतीय जनता पार्टी का, उससे सहमत है, जिस तरह से धमकाया था उन्होंने अभी 2 दिन पहले। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सहयोगिनी बहनें, इन सब की परेशानी उनको दिखती नहीं है। आज तो अपने खुद के फायदे के लिए आज सारी चीज़ें हो रही हैं, ये दुखद है। लेकिन गुटबाजी से बीजेपी इनकार ना करे। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपने कहा कि वो माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की तरह पूरे मध्य प्रदेश में अपना एक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके पहले जब तक वो कांग्रेस की राजनीति में रहे, वो चमकता सितारा राष्ट्रीय राजनीति का भी रहे और मध्य प्रदेश के भी चमकते सितारे रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने भी स्वयं को शायद देखा और उनके समर्थकों ने भी देखा और माना भी ये गया कि साहब वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। लेकिन मानने वाले ये भी कहते हैं कि मालवा रीजन में और गहरी पैठ, बुंदेलखंड में और गहरी पैठ और बघेलखंड में और गहरी पैठ की सिंधिया जी को दरकार है। उनके दौरे, उनके समर्थकों का जो समूह ग्वालियर, चंबल और मालवा में, ख़ासतौर से उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, यहाँ जो कि सिंधिया घराने के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, जो नज़र आता है वो दूसरी जगह उतनी ताकत से नज़र नहीं आता। अगर सिंधिया जी इस तरह सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक राजनेता को सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में अगर खुली प्रतिस्पर्धा है कि नूरी खान जैसी एक युवा नेता भी ये टिप्पणी कर सकती हैं कि अजय सिंह जी को सोच समझ कर बोलना चाहिए, तो बीजेपी में ये टिप्पणियां सुनने को नहीं मिलती। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इस तरह का असंतोष बीजेपी में नहीं होता। कांग्रेस में जो खुला है, बीजेपी में वो छिपा है। तो ऐसे में सिंधिया जी की राह कितनी आसान है? यही तो बिल्कुल आपने शरद जी बहुत अच्छी बात की। यही तो मैंने कहा कि जो डेकोरम है, जो डिसिप्लिन है, आप जानते हैं अनुशासन देश को महान बनाता है। इस टैग लाइन पर ही बीजेपी इतनी मजबूत और इतनी बड़ी पार्टी बन सकी है। कांग्रेस में वो चीज नहीं है जिसके कारण कांग्रेस का लगातार डिक्लाइन हो रहा है। ये सिर्फ यही कारण है कि कोई भी उसमें किसी के खिलाफ बोल सकता है। भाजपा में ऐसा नहीं है। सिंधिया जी ने 2018 के चुनाव में ये देखा है कि उनके कितने एमएलए आए, कितने एमएलए को टिकट मिला। वो अपना प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे बिंद क्षेत्र देख लो, महाकौशल देख लीजिए, आप नेमाड़ का इलाका देख लीजिए,
आप महाकौशल के लाकर देखिए, यहाँ सिंधिया जी का प्रभाव उतना नहीं माना जाता। प्रकाश जी, एक माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बीजेपी अभी जिस रथ पर दौड़ रही है तेजी से, उस रथ के घोड़े जन समर्थन रूपी जनता है। आंतरिक संगठनात्मक स्तर पर समीक्षक ये मानते हैं कि वो कई चुनौतियों से भी जूझ रही है। जब आपका अच्छा समय होता है तो आपकी कई चुनौतियां नजर नहीं आती हैं। आज बीजेपी के साथ जनता बिल्कुल है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय चेहरा है कोविड की दूसरी लहर के बाद भी, और देश ही में नहीं दुनिया में टॉप लीडर्स में वो शुमार हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बीजेपी रूपी घर में सब ठीक है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये बात सही है। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह जी ने बहुत अपने आप को बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया, कई ऐसे काम किए अभी इस दौरान भी, कोरोना में भी, कि जो देश में उनका नाम करते हैं। मोदी जी भी उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन विद इन द पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन उभर रहा है। जैसा कि ग्वालियर चंबल संभाग में मैंने ग्वालियर की राजनीति में, मैं बहुत दिनों से ग्वालियर की राजनीति को, क्या पूरे प्रदेश की राजनीति को समझता हूं, बीजेपी के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा कि बीजेपी का कुछ भी अगर एक छोटा सा भी पर्चा लगा हो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का फोटो ना हो। ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये चीज यही सर एक बड़ा सवाल है। आपने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। माखीजानी साहब, बड़ा सवाल यही है। सफ़ेदी मेरे बालों में भी है, ये अलग है कि अभी कम नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा टेलीविज़न का प्रभाव भी रहता है सर। हम लोगों को थोड़ा अपनी डिस्टेम्पर और ये सब पेंटिंग वेंटिंग पे थोड़ा समय देना पड़ता है। लेकिन आपकी समीत जो सफ़ेदी है बालों की, वो बहुत चमक रही है। चमक रही है तो ये बता भी रही है कि हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। ये अलग बात है कि आप कहें कि राजनीति में मैं जनसेवा के लिए आया हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ बीजेपी का, लेकिन इस अनुशासित सिपाही को भी टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, और पार्टी में एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हो सकता है बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री जी की तरह, शिवराज जी की तरह योग्य ना हो, प्रधानमंत्री जी की तरह योग्य ना हो, लेकिन उनकी निष्ठा निर्विवाद है, तो मौका तो उनको भी मिलना चाहिए। कमल माखीजानी साहब अपने अंदर जब सवाल करते हैं तो क्या जवाब आता है? कब मिलेगा मौका? जी देखिए, राजनीतिक दल में काम करने वाला जो कार्यकर्ता होता है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला जो कार्यकर्ता होता है, उसके लिए सेवा सबसे प्रमुख होती है। हमारे सिखाया जाता है कि पहले राष्ट्र, फिर समाज, फिर दल और फिर मैं। तो हम तो अपने बारे में सबसे आखिर में सोचते हैं। पार्टी हमारे बारे में क्या एस्टिमेट करती है, पार्टी हमारा मूल्यांकन कैसे करती है, ये पार्टी नेतृत्व पर छोड़ना चाहिए। हमारा तो एक ही ध्येय, काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना। लेकिन माखीजानी साहब, ये भी सच है कि आपके यहाँ ऐसे संगठन शिल्पी रहे हैं, चाहे मैं कुशाभाऊ ठाकरे की बात करूं या प्यारेलाल खंडेलवाल जी की बात करूं या सारंग जी की बात करूं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, गोविंद जी की बात करूं चाहे मैं, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने शिवराज जी को गढ़ा है, कैलाश जी को गढ़ा है, अजय विश्नोई जी को गढ़ा है, प्रहलाद पटेल को गढ़ा है। आपको भी ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि नहीं तो फिर वही बात होगी, अब ना रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, कि अब वो प्यारेलाल खंडेलवाल नहीं है, अब कुशाभाऊ ठाकरे नहीं है कि किसी कमल माखीजानी को उठा लें कि ग्वालियर का चमकता सितारा है, 32 साल का है, अब इसको सांसद बना के भेजो। बहरहाल इस पर कभी और विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। जी, कंक्लूडिंग नोट आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो कंक्लूडिंग नोट छोटे से बात मैं अगर कहूँगा शरद जी, तो ये परेशानी आप इससे प्रमाणित होती है, जो गुटबाजी मैंने कहा कि सत्ताधारी दल में जब होती है तो उसका नुकसान जनता उठाती है। माखीजानी साहब भी जानते हैं, शर्मा जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश ये पहली बार इतिहास में देख रहा है कि 1.5 साल पूरे होने वाले हैं, कोई जिले का प्रभारी मंत्री नहीं है, क्योंकि इनकी आपसी खींचतान चल रही है सिंधिया समर्थकों में, तो मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं में, उनके विधायक मंत्रियों के अंदर, कि आज जिलों के पास प्रभारी मंत्री नहीं है। उस महाकौशल का क्या होगा जहां से आपने कुल 2 मंत्री दिए हों? उस विंध्य का क्या होगा जहां से आपने कुल 2 मंत्री दिए हों? महाकौशल से तो राज्य मंत्री हैं। तो आज की तारीख में वो किसके पास जाएंगे? परेशानी आ रही है। आपने निगम मंडलों के ऊपर बात करना भी आप मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि खींचतान है उसके अंदर भी। सत्ताधारी दल की गुटबाजी इस तरह से जनता को नुकसान पहुंचाती है, और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी जनता को नुकसान पहुंचा रही है, जो दुखद भी है, निंदनीय भी है। अपने घर को आप सही कीजिए, हमारी यही चाहत है, ताकि आप जनता को फायदा पहुंचा सकें। आपने सिंधिया समर्थक मंत्रियों को फायदा पहुंचा दिया। आखिरी बात यह है कि जो आप राष्ट्र पहले की बात और खुद आखिरी की बात कर रहे थे, कि शायद यही फर्क हो कि आप लोग ये सोचते हो शायद कहीं पर, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने मंत्री पद ले लेकर तो ये साबित
कर दिया कि उनके लिए वो खुद ही सबसे पहले थे और जनता उनके लिए आखिरी और राष्ट्र आखिरी था। तो आज नुकसान इसका जनता उठा रही है, बस ये निंदनीय और दुखद है। हाँ, लेकिन सुधार आपको भी करना होगा हफीज साहब, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जो है वो सत्ताधारी दल के लिए सबसे बेहतर सबक भी है और लोकतंत्र की सबसे बेहतर मिसाल भी है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास में जब जब कमज़ोर विपक्ष रहा है तब तक चुनौतियां बढ़ी हैं और मुश्किलें आगे बढ़ी हैं। और आपने जिस तरह से सत्ता को आने के बाद गंवाया है, बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियां। जी, आप कुछ छोटी सी बात शरद जी बस यह है कि आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं सहमत हूं इस बात से, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। पर आज की तारीख जो कोरोना काल की है तो विपक्ष अपना सहयोग देता है सरकार को और उसकी वजह से आपने विपक्ष को बहुत आक्रामक नहीं देखा है। अगर हम इस वक्त आक्रामक हो जाते तो शायद जनता का और ज्यादा नुकसान होता। हमने सहयोग दिया और आज की तारीख में अगर जनता का नुकसान होगा तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक, हर एक नेता सड़कों के ऊपर होगा। महंगाई के लिए भी आए थे, किसानों के लिए भी आए थे, आगे भी आएंगे। बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि कमल माखीजानी और उनकी तरह जो लाखों कार्यकर्ता हैं बीजेपी में, जिन्होंने जब से होश संभाला और बीजेपी का दामन थामा, एक ही चीज़ सुनी, राष्ट्र पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, नेशन फर्स्ट। लेकिन इसके पीछे हम सब मनुष्य हैं। नेशन फर्स्ट उन्होंने आत्मसात किया, मैं इससे भी इनकार नहीं करूँगा, लेकिन उनकी उन इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का क्या है? जब वो घर जाते हैं तो पत्नी और बच्चे पूछते हैं कि 40 साल से दरी बिछा रहे हो, आखिर पार्टी में कुछ मिला आपको? तो नज़र बचाकर ये कहना नेशन फर्स्ट, ये किसी चैनल के डिबेट पर, मंच पर कहना बहुत आसान है, लेकिन घर में जब अपने आंख से आंख मिलाकर पूछते हैं, बीजेपी को ज़रूरत है उन नेताओं की, उन संगठन शिल्पियों की, जो इस फ्यूजन के मौके पर, जब बीजेपी दूसरे दलों से आने वालों के लिए लाल कालीन बिछा रही है, तब बहुत ज़रूरत है इन संगठन शिल्पियों की। और संगठन गढ़े चलो की पार्टी जो है इस समय इन शिल्पियों की कमी तो ज़रूर महसूस कर रही है। और इस सवाल का जवाब बीजेपी को इससे मुंह चुराने के बजाय इस सवाल से बहुत गहराई से जूझना होगा और फिर खड़े करने होंगे उस तरह के संगठन शिल्पी जिन्होंने अतीत में 2 सांसदों की पार्टी को 2 बार बड़े मजबूत बहुमत से केंद्र में सत्ता में बिठाया। बहुत शुक्रिया कमल साहब, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा।